नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिय भारत। डोजो में सिविल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि सिविल इंजीनियरिंग का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथियों, नया साल का बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल में आप नया लक्ष्य लिखें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। साथियों, इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सर्वे हो, चाहे एस्टिमेट हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, चाहे आरसीसी डिजाइन हो, सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन आपको यहां मिल जाएगा। वीकेंड पे, संडे पे हम लोग एमसीक्यू टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट का लिंक आपको फेसबुक पेज में मिल जाएगा और डोजोमी का फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, आज ये सेकेंड क्लास है सर्वे का जो पिछला क्लास है उसको आप देख सकते हैं, जहां पे टाइप्स ऑफ चेन का बात किया गया है कि कितने प्रकार का चेन इस्तेमाल किया जाता है सर्वे में, उसका लेंथ क्या क्या है, मैट्रिक चेन क्या है, रेवेन्यू चेन का लेंथ क्या है, गंटर्स चेन कितना लेंथ में अवेलेबल है, सारे कुछ डिस्कशन वहां पे किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, इस क्लास के बाद आप देख लें उस क्लास को। तो साथियों, आज टाइप्स ऑफ टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टेप्स कितने प्रकार का है। चेन सर्वे में चाहे वो मेजरमेंट करना हो, मेजर करना हो लेंथ को, या फिर चेन का एक्यूरेसी टेस्ट करना हो, हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेप्स का। तो टेप्स का टाइप्स ऑफ मटेरियल के ऊपर बात किया जाए तो बेसिकली टेप्स चार प्रकार का है। क्या क्या है? नंबर 1 है आपका क्लॉथ टेप। इसको हम लोग लाइनेन टेप से भी जानते हैं क्योंकि मटेरियल जो है लाइनेन से बना होता है। क्लॉथ टेप या लाइनेन टेप। दूसरा है आपका मेटालिक टेप। तीसरा है स्टील टेप और आखिरी है इन्वर्ट टेप। अगर विड्थ और लेंथ का बात किया जाए कि कितना विड्थ में अवेलेबल है, इसका विड्थ कितना होता है, लेंथ कितना होता है, विड्थ और इधर लिखते हैं लेंथ। तो क्लॉथ टेप या लाइनेन टेप का जो मटेरियल है वो बनाया जाता है लाइनेन से बनाया जाता है और ऊपर वार्निशिंग किया जाता है कि क्योंकि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर ले, इसीलिए मॉइस्चर प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेप के ऊपर वार्निशिंग का एक कोट दिया जाता है। तो इसका विड्थ कितना होता है? क्लॉथ टेप या लाइनेन टेप का चौड़ाई होता है, एक स्ट्रिप का जो चौड़ाई है वो होता है 15 मिलीमीटर, 15 mm। लेंथ कितना कितना है? तो 10 मीटर में अवेलेबल है, 15 मीटर में अवेलेबल है और यही है 10 मीटर और 15 मीटर। तो क्लॉथ टेप या लाइनेन टेप जो है ज्यादा लंबा नहीं होता है, दोनों ही मेन जो लेंथ है इसमें अवेलेबल है 10 मीटर और 15 मीटर। विड्थ है इसका 15 mm। इसका काम कहां है, कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? तो यहां इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्क के लिए, बेसिकली जहां पे कंक्रीटिंग किया जाता है या फिर जुड़ा यानी कि ब्रिक मेसनरी का काम होता है। आप लोग देखिएगा कि जो मिस्त्री है, मिस्त्री के हाथ में एक गो क्लॉथ टेप या लाइनेन टेप जो है वो रहता है, यानी कि कितना चौड़ाई हो रहा है, ब्रिक जो जुड़ाई कर रहे हैं, या फिर लंबाई कितना है। तो बेसिकली ऑर्डिनरी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लॉथ टेप या लाइनेन टेप। अब आता है मेटालिक टेप। तो मेटालिक टेप क्या है? बेसिकली क्लॉथ टेप या लाइनेन टेप जो लाइनेन से बना हुआ रहता है, मेटालिक टेप का जो कवर मटेरियल है उसी से है, लेकिन इसी टेप का अंदर अगर तार दिया जाता है रेनफोर्समेंट में, यानी कि कॉपर यानी कि तांबा जो होता है, तांबा का तार से अगर हम रेनफोर्स कर देंगे या फिर ब्रास का तार से अगर हम रेनफोर्स कर देंगे, एकदम बहुत ही माइक्रोवेयर से, माइक्रो एकदम छोटा छोटा डायमीटर का तार से हम लोग रेनफोर्स कर देते हैं और ज्यादा मजबूती देने के लिए इसको, तब इसको कहा जाता है मेटालिक टेप। तो यानी कि इसका भी विड्थ होता है 15 mm, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लेंथ में भी अवेलेबल है, 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, ये 15, 20 और 30 तीनों लेंथ में ये अवेलेबल है मीटर। काम क्या है मेटालिक टेप का? मेटालिक टेप का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बेसिकली इसका नॉर्मल आप नापने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन चेन जो आप मैट्रिक चेन या गंटर्स चेन या रेवेन्यू चेन से अगर आप नाप रहे हो, उस चेन को, चेन एक्यूरेसी कितना है, यानी कि 30 मीटर से ज्यादा, मान लीजिए मैट्रिक चेन का जो 20 मीटर का मैट्रिक चेन है, तो क्या वो
थोड़ा सा 20 तो नहीं हो गया है, 20.5 तो नहीं हो गया, या फिर 19 पॉइंट, यानी कि उसका लंबाई ठीक है कि नहीं, चेन का लंबाई ठीक है कि नहीं, वो चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेटालिक टेप। विड्थ कितना होता है 15 mm, और लंबाई क्या होता है 15 mm, 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, अब आते हैं स्टील टेप में। स्टील टेप में तो बेसिकली स्टील से ही बनाया जाता है। इसका जो लंबाई विड्थ है ये 6 mm से 16 mm इसका चौड़ाई होता है। अच्छा देखिए, स्टील टेप और जो है बेसिकली इसको टेप कम और रिबन ज्यादा बोलिएगा। चौड़ाई बहुत कम होता है, एक पतला रिबन जैसा होता है। ठीक है, बेसिकली चेन सर्वे का ट्रायंगुलेशन जो है बेस लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या नॉर्मल हाई एक्यूरेसी काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्टील टेप का। स्टील टेप का विड्थ कितना होता है, स्ट्रिप जो रिबन हो स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना, विड्थ कितना होता है 6 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर तक का विड्थ हो सकता है। अब अवेलेबल लेंथ क्या है, तो अवेलेबल लेंथ का अगर बात किया जाए तो स्टील टेप 15 मीटर में आता है, 20 मीटर में आता है, 30 मीटर में आता है और 50 मीटर में आता है। तो 6 mm से 16 mm का चौड़ाई है, और 15, 20, 30 और 50 मीटर में अवेलेबल है। आप बात करते हैं इन्वर्ट टेप का। इन्वर्ट टेप आप देखिए, क्लॉथ टेप का या लाइनेन टेप का बेस मटेरियल क्या है, लाइनेन। मेटालिक टेप का बेस मटेरियल क्या है, नॉर्मल मटेरियल जो है लाइनेन का ही बनाया जाता है, कवर जो है, और अंदर कॉपर यानी कि तांबा या फिर ब्रास या फिर कॉपर का तार, छोटा छोटा तार का रीएनफोर्स किया जाता है। जैसे कंक्रीटिंग में अंदर क्या रहता है, रीएनफोर्समेंट रॉड डालते हैं, उसी तरह रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है छोटा छोटा तार का, डायमीटर का तार से। स्टील टेप का तो बेस मटेरियल ही होता है स्टील। इन्वर्ट टेप जो है, इन्वर्ट टेप बेसिकली एक एलॉय टेप है, यानी कि एलॉय किसको बोलेंगे, जिस धातु के अंदर एक से ज्यादा मटेरियल से कंबाइन किया जाता है, दैट इज एलॉय मटेरियल। तो इन्वर्ट टेप में 64% स्टील और 36% निकेल ये रहता है, इससे बनाया जाता है इन्वर्ट टेप। इसका चौड़ाई यानी कि स्ट्रिप का विड्थ कितना होता है, इसका विड्थ होता है 6 mm। अब देखिए इसका लंबाई कितना होता है, ये बेसिकली 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर का होता है। ये हाई एक्यूरेसी काम के लिए या मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर से राउंड अप कर देते हैं। देखिए बेसिकली आपको 3 चीजें याद रखना है यहां पर। क्या क्या, एक तो टाइप्स ऑफ टेप क्या है वो तो है ही है। अब देखिए क्लॉथ टेप का बेस मटेरियल क्या है, क्या चीज से बनाया जाता है कि लाइनेन से बनाया जाता है। चौड़ाई कितना होता है क्लॉथ टेप का, लाइनेन टेप का, तो 15 mm। लंबाई कितना हो सकता है, तो 10 मीटर हो सकता है या फिर 15 मीटर हो सकता है। अब बात किया जाए तो मेटालिक टेप का, मेटालिक टेप का जो बेस मटेरियल है वो क्या होता है, लाइनेन ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, कॉपर या फिर ब्रास का रीएनफोर्स किया जाता है, ज्यादा हाई लोड को, हाई टेंशन को वो रेजिस्ट कर पाए। और चौड़ाई कितना होता है 15 mm। लंबाई कितना हो सकता है 15 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर, तीनों में अवेलेबल है। अब बात करते हैं स्टील टेप का, तो बेस मटेरियल क्या है, स्टील से बनाया जाता है। विड्थ कितना होता है 6 mm से 16 mm, यानी कि रिबन जैसा होता है पतला, 6 mm से 16 mm। लंबाई में कितना कितना अवेलेबल है 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर। ठीक हो गया बात। अब आते हैं इन्वर्ट टेप में। ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन आता है कि इन्वर्ट टेप कौन सा चीज से बनाया जाता है, इसका प्रोपोर्शन क्या रहता है। तो इन्वर्ट टेप में स्टील रहता है 64% और निकल रहता है 36%। 64% स्टील और 36% निकेल। चौड़ाई कितना होता है यानी कि विड्थ कितना होता है इन्वर्ट टेप का, ना 6 mm होता है, 6 mm का चौड़ाई होता है इन्वर्ट टेप का। अब बात किया जाए विड्थ का, तो 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर में अवेलेबल है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, चेन सर्वे करने के लिए चेन सर्वे में एक चीज और इस्तेमाल होता है, एरो। तो एरो का भी डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं, जहां पे एक चेनिंग के बाद एक एरो प्लेस किया जाता है, फिर हम लोग इससे पता कर सकते हैं कितना चेन हम लोग लगाए हैं। लगभग ऐसा ही होता है देखने में, थोड़ा सा और सर्कल इधर आता, जो भी है। तो एरो का जो है, अगर डायमेंशन का बात किया जाए टोटल स्पेसिफिकेशन का, तो इसका टोटल
हाइट होता है 400 mm, ये इसका डायमीटर होता है, सॉरी विद, इसका जो टोटल विद है ये होता है 4 mm का डाया। अंदर ये जो है डिस्टेंस ये 50 mm होता है। ठीक है, तो अगर रेंज क्या बोलते हैं इसको, एरो का बात किया जाए तो इसको टोटल हाइट है 400 mm का हाइट है एरो का, अंदर का जो डायमीटर है इसका 50 mm है डिस्टेंस, और रॉड का जो डायमीटर है ये 4 mm है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे रेंजिंग के बारे में। रेंजिंग क्या है? बेसिकली हम लोग सर्वे में करते क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस नापते हैं, है ना, चाहे वो डिस्टेंस हो या फिर हाइट हो या फिर गहराई हो, ऊंचाई कितना है या फिर गहराई कितना है या फिर डिस्टेंस कितना है, एग्जैक्टली उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग नापते हैं सर्वे में। तो रेंजिंग में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दोनों के बीच में मान लीजिए दूरी है 500 मीटर, 500 मीटर दूरी है। तो दोनों को तो एक ही बार में नाप नहीं पाइएगा, एक ही चेन में तो नाप नहीं पाइएगा उसको, तो बीच में उसको हम लोग बहुत हाई एक्यूरेसी काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग डिनोट करते हैं। यानी कि यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे सीधा इसका, यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे। तो इसी पॉइंटिंग को, इंटरमीडिएट जो पॉइंटिंग है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट है। दोनों के बीच में जो ये सब पॉइंट हम लोग निकालेंगे, सी डी ई, ये जो पॉइंट्स है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग कहते हैं रेंजिंग। क्या कहते हैं? रेंजिंग कहते हैं। अब ये रेंजिंग जो है, रेंजिंग बेसिकली दो प्रकार का है। क्या क्या? डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग या फिर रेसिप्रोकल रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम लोग रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं। तो डायरेक्ट रेंजिंग क्या है कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, मान लीजिए प्लेन सरफेस है, ज्यादा कुछ ढलान या चढ़ान है नहीं, प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है, यह है ए पॉइंट, यह है बी पॉइंट। तो यहां पे कौन सा रेंजिंग लगेगा? यहां पे रेंजिंग करेंगे हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग। देखिए हम लोग बेस से एकदम शुरू कर रहे हैं, हम लोग एकदम शुरू से, ग्राउंड से, जिसको सर्वे का कुछ पता है नहीं वो भी सीख जाएंगे। एकदम बेस से शुरू करेंगे, एकदम टॉप पे जाएंगे हम लोग, सर्वे का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करेंगे। देखिए तो एकदम अगर प्लेन सरफेस है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप देख पाइएगा, ठीक है, दैट इज, उस प्रोसेस को हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग के थ्रू करेंगे। कैसे? यहां पे मान लीजिए आप रेंजिंग रॉड एक लेके खड़े हो गए ऐसे, ठीक है, यहां पे एक दूसरा रेंजिंग रॉड लेके खड़े हो गए, ये आप हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं यहां पर और यहां पे आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है। आप दोनों मिलके नापेंगे, ये 500 मीटर का दूरी है टोटल, इसको नापेंगे। बीच में आपका मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट ले लिए सी, तो यहां पे आपका एक दोस्त ये यहां पर है, तो इसको नापिएगा कैसे? एकदम रेंजिंग का मेन मकसद यह है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, तो ठीक है। तो टॉप पे अगर हम देखेंगे, ये अगर टॉप व्यू हम लोग लेंगे, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, तो स्ट्रेट लाइन करना है, बीच में ये सी आ गया, ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ा सा आप इधर पकड़े हैं, सी पॉइंट इधर थोड़ा सा है आपका। तो पहले आप क्या करिएगा, आप यहां पे खड़े हैं, इस जगह पे आप खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं, आप नॉर्मल आई से देखिएगा, मान लीजिए यही रेंजिंग रॉड है, मान लीजिए यही रेंजिंग रॉड है, तो इस रॉड से आप सीधा देखिएगा ऐसे कि सीधा देख पा रहे हैं कि नहीं, एकदम सीधा देखिएगा। हां, अब नेक्स्ट ये मान लीजिए मेरा ए पॉइंट है, हम ए पॉइंट पे ऐसे रेंजिंग रॉड लेके खड़े हैं,
अगला मेरा पॉइंट है सी पॉइंट को हम लोग को देखना है कि सी पॉइंट और एकदम जो लास्ट का जो बी पॉइंट है एग्जैक्टली लगभग थोड़ा सा लाइनिंग पे आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम क्या करें, ए से सी यानी कि ए पॉइंट और सी पॉइंट, इस दोनों को हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे, पहले नॉर्मल आंखों से ही आई रेंजिंग से हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है लगभग, हाँ थोड़ा सा बाएं थोड़ा सा दाएं, हाँ ठीक है गाड़ दो वहीं पे, ठीक है गाड़ दिए सी पॉइंट। अब सी से डी का आप देखिए, क्योंकि ये 500 मीटर का दूरी है तो ए से तो बी आप नाप नहीं पाइएगा, खाली आंख से भी ए से आप बी तो नाप नहीं पाइएगा, बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगा। तो उस केस में आपको ए से सी का दूरी आपको लगभग देखना होगा आई रेंजिंग से, हाँ ठीक है सीधा आ गया, माने मतलब एक ही लाइन में ए वाला रेंजिंग रॉड और सी रेंजिंग रॉड एक ही लाइन में अलाइन करेगा, यानी कि ए रॉड से आप सी रॉड दाएं बाएं नहीं दिखेगा आपको, ए रॉड और सी रॉड एक ही लाइन पे दिखेगा आपको, यानी कि इसी के आड़े छुप जाएगा सी वाला रॉड, सी वाला रेंजिंग रॉड इसी के आड़े छुप जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि नहीं हाँ ए और सी एक ही लाइन पे अलाइन है। अब सी से उसी तरह डी को भी लाइन करना है आपको, सी से उसी तरह आपको देखना है कि डी अलाइन है कि नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा आई से देखना होगा कि हाँ ठीक है उतना, हाँ ठीक है। अब जैसे डी तक आ जाइएगा तभी आप देख पाइएगा कि बी आपका हो सकता है थोड़ा इधर आ गया है, आप इधर रेंजिंग कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा इधर होके मान के बी, चलिए देखिए बी इधर रह गया आपका और आप यहां रेंज कर दिए हैं, यानी कि आपको पता क्या चला कि आप थोड़ा सा लेफ्ट में आ गए हैं या फिर राइट में आ गए हैं। तभी आपको थोड़ा थोड़ा सबको शिफ्ट करना होगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना होगा आपके सभी को, इधर थोड़ा शिफ्ट कर लिए, फिर इधर से क्रॉस चेक किए आप बी पॉइंट से, फिर क्रॉस चेक किए, हाँ भैया आपको दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, हाँ बाएं, ये अब हाँ था ठीक है बाएं। तो जिस पॉइंट पे ऐसे लेफ्ट राइट करके आपको देखना होगा आई रेंजिंग से कि हाँ दिख रहा है कि नहीं सीधा, और अल्टीमेट ए सी डी बी सारे लाइन एक सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे अलाइन कर जाएगा, तभी यानी कि वो रेंजिंग खत्म हो चुका। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग आएंगे दूसरे प्रोसेस में, यानी कि ये डायरेक्ट रेंजिंग हो गया जहां पर सरफेस जो है प्लेन है, प्लेन सरफेस के लिए है डायरेक्ट रेंजिंग। अब अगर आप ऐसा ग्राउंड है, मान लीजिए ऐसा ग्राउंड है, यानी कि स्ट्रेट ग्राउंड है नहीं, यहां पे आपका एक पॉइंट है बी और यहां पे एक पॉइंट है आपका ए, अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में करना है। तो अगर आप इसका 3D देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मान लीजिए टॉप से हम लोग देख रहे हैं, तो ये कर्व वाला पोर्शन जो है ये ऊंचाई है, मान लीजिए थोड़ा सा और कर्विंग कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा है, ऐसा हिली एरिया है। तो यहां पे डाउन पे कोई खड़ा है ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, और यहां पे एक जन खड़े हैं ए पॉइंट पे। तो ऐसे में रेंजिंग कैसे करेंगे आप? पहला पोर्शन में क्या था, पहला में आप लोग देख पा रहे थे कि ए और बी लगभग हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो दिख ही रहा है, हाँ थोड़ा सा लेफ्ट में, हाँ थोड़ा सा राइट में, थोड़ा सा देख पा रहे हैं आप, वहां पे आसान है। डायरेक्ट रेंजिंग में, इनडायरेक्ट रेंजिंग में आपको क्या करना होगा, तो बेसिकली यहां पे हमको 2 पॉइंट लेना होगा टॉप पे, जिस एरिया से लगभग टॉप पे हम लोग 2 पॉइंट लेंगे यहां पे, जहां से 2 पॉइंट जहां से दोनों ही दिखे, यानी कि मान के चलिए एक ऐसा पॉइंट ले लिए यहां पे, इसका नाम दे दिए डी, और एक ऐसा पॉइंट दे दिए जिसका नाम दिए सी, यानी कि ऐसा हो कि सी पॉइंट से बी भी दिखे और डी भी दिखे, और डी पॉइंट से सी भी दिखे और ए भी दिखे, यानी कि टॉप पे लेंगे ऐसा पॉइंट पे, सी पॉइंट से हम डी को भी देख पा रहे हैं और बी को भी देख पा रहे हैं, जो खड़े होंगे रेंजिंग रॉड लेके वहां से वो दोनों को देख पाएंगे, और डी पॉइंट से सी भी दिख जाएगा और ए भी दिख जाएगा। ऐसा पॉइंट पे हम लोग 2 पॉइंट लेंगे। तो मान के चलिए ऐसे हम लोग 2 पॉइंट ले, यहां पे डी और यहां पे सी। तो सी जो है वो तो देख पाएंगे, अब उनको थोड़ा सा एडजस्ट होना होगा लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में या राइट में वो एडजस्ट होंगे। सी को ऐसे लाइन में ऐसे पॉइंट्स पे खड़ा होना होगा आपको, मान के चलिए आप सी पॉइंट पे खड़े हैं, कि आपका जो रेंजिंग रॉड है हाथ में, वहां से डी और बी एक ही लाइन पे दिखे, यानी कि सी का जो रेंजिंग रॉड है, ऐसे मान लीजिए रेंजिंग रॉड है मेरा, तो इस पॉइंट से मेरा डी भी दिखे
इस लाइन से सीधा, मतलब इसका आड़ में हमको डी इसका रहे और बी भी रहे। कोई मान के चलिए डी तो है, बी थोड़ा सा साइड में इधर आ गया है, यानी कि मान के चलिए बी इधर आ गया है, तो हमको थोड़ा सा ऐसे होना होगा। हाँ अब ठीक है, नहीं दिख रहा है। मान के चलिए ऐसे हो गया तो हमको थोड़ा सा लेफ्ट में आना होगा, यानी कि सी डी और बी एक ही पैरेलल लाइन में अलाइन कर जाएगा। ठीक उसी तरह अब डी से भी एडजस्ट करना होगा, एडजस्ट हो गया मान के चलिए, या फिर हमको एडजस्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा हमको हिलना पड़ा इधर D1, तो फिर इसको अब ए इसका सीधा नहीं आ रहा है तो सी को हमको अलाइन करना होगा C1। फिर मान के चलिए ये अलाइन हो गया तो ये अलाइन नहीं हो रहा है, फिर हमको और शिफ्ट होना होगा C2 या फिर D2, यानी कि हमको दोनों तरफ से ही शिफ्टिंग करके C1 D1 से हमको शिफ्टिंग करके हमको ऐसा करना होगा कि D2 या फिर D वाला जो पॉइंट है वहां से B, D और C और A, ये चारों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पे खड़े उतरे, यानी कि A, B, C और D ये एक ही लाइन पे हो। ठीक है, रेंजिंग का उद्देश्य यही है कि चारों लाइन, यानी कि जितना भी इंटरमीडिएट स्टेशन है, जितना भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, सारे एक ही पॉइंट्स पे एक ही लाइन पे अलाइन करें। दैट इज द मोटो ऑफ रेंजिंग। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो चलिए अब बात करते हैं चेन की एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्योंकि बहुत बार चेन सर्वे में देखा गया है, बहुत ज्यादा चेनिंग के बाद, बहुत ज्यादा सर्वे करने के बाद उसमें पुश और पुल होते रहता है, खींचातानी होते रहता है, तो उससे क्या होता है, चेन बहुत बार लंबा हो जाता है। तो कैसे लंबा होता है, क्योंकि चेन में बेसिकली एक रहता है हैंडल, अब ये रहता है लिंक्स। दो लिंक्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिंग्स, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि ये लिंक्स हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लिंक्स अगर ये बेंड हो जाए बीच में कहीं पे धक्का होने की वजह से, तो क्या हो जाएगा, लेंथ में छोटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए रिंग को अंदर होना चाहिए था ऐसे सर्कल, ऐसे खींचा पाने की वजह से ऐसा चपटा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ में लंबा हो जाएगा। तो कितना एक्यूरेसी है उसमें, एक्यूरेसी चेक करने के लिए स्टील टेप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील टेप हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि स्टील टेप का लंबाई कितना है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना, हम लोग सभी ने जाना अभी टेप्स के बारे तो चैप्टर में। तो स्टील टेप बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक लेंथ का पहले मेजर करेंगे, जहां पे दो पेग एक लकड़ी का होता है, पिक्चर दे देंगे अभी देख पाइएगा। तो पेग के ऊपर एक कील ठोक देना है हमको, पेग के ऊपर ऐसे कील ठोक दिए। अब 20 मीटर हमको मेजर करना है या फिर 30 मीटर हमको मेजर करना है, जितना भी आपका चेन है। अगर आपका चेन 20 मीटर का है तो 20 मीटर आप मेजर कीजिएगा, अगर 30 मीटर का है तो 30 मीटर का लेंथ लीजिएगा, और फिर दोनों एंड में आपको ऐसे पेग डाल देना है जिसके ऊपर से कील ठुका हुआ हो। अब यहां पर आपको चेन को खपाना है और यहां पे मेजर करना है। अगर एग्जैक्टली आ जाता है, मान लीजिए 20 मीटर का है या 30 मीटर का है, जितना भी हो, अगर एग्जैक्टली आ जाता तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर प्लस माइनस कितना अलाउबल है, तो 20 मीटर चेन प्लस माइनस 5 मिलीमीटर तक अलाउ है, यानी कि 5 मिलीमीटर इधर उधर हो सकता है। और 30 मीटर का चेन प्लस माइनस 8 मिलीमीटर का हो सकता है, यानी कि इतना लेंथ में इधर उधर चलता है। प्लस माइनस हो सकता है 8 मिलीमीटर छोटा हो जाए या 8 मिलीमीटर बड़ा हो जाए, या 5 मिलीमीटर छोटा हो या 5 मिलीमीटर बड़ा हो। तो इसमें आप देख पाइएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर एग्जैक्टली आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता यानी कि एरर है। अब एरर का भी कैसे ठीक करना है, मान के चलिए अगर लेंथ में बड़ा हो गया है, यानी कि पक्का यहां पे कोई ना कोई रिंग जो है, ये रिंग चपटा हो चुका है, तो चपटा हुआ रिंग को आपको खोल लेना है, नया रिंग डाल देना है ना। चपटा हुआ रिंग को खोल लेना है, नया रिंग डाल देना है। अगर मान के चलिए कहीं पे लिंक थोड़ा सा आपको देख के लग रहा है कि नहीं, लिंक भी हो सकता है थोड़ा, ये जो रोड जैसा है, लिंक कहते हैं इसको, लिंक भी हो सकता है खराब हो गया है, या फिर उसका जो ग्रैबिंग वाला पोर्शन है, जो अंगूठा जैसा ऐसा टेढ़ा हुआ है, वो हो सकता है सीधा हो गया हो।
तो उसको थोड़ा ठीक कर लेना है, या फिर उस पोर्शन को ही चेंज कर देना है, क्योंकि आप हाथ से उसको ठीक कीजिएगा तो एग्जैक्टली नाप आएगा नहीं। तो ऐसे डिफेक्टिव पोर्शन जिसका हो सकता है लिंक्स का ऐसे बेंडिंग वाला पोर्शन हो सकता है सीधा हो गया हो, या फिर ऐसा होना चाहिए था ऐसे हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो उस लिंक्स को खोल देना है, चैप्टा हुआ रिंग्स को खोल देना है और नया से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए छोटा हो गया है तब क्या हो सकता है कि जो लंबा वाला रिंग होना चाहिए था वो हो सकता है ऐसे ओवल जैसा हो गया है, तो उसको भी रिप्लेस कर देना है। या फिर मान के चलिए बेंड हो गया है बीच से, ऐसे जो लिंक्स था, ऐसे लिंक्स को सीधा होना चाहिए था, ऐसे मान के चलिए बेंड हो गया है, ऐसे बेंड हो गया है, तो उसको सीधा कर लेना है। इसमें चेंज करने का जरूरत नहीं है, सीधा करने से ठीक हो जाएगा और चेक कर लेंगे हम लोग। तो बेसिकली शॉर्ट होने पे या लार्ज होने पे रिप्लेसमेंट किया जाता है, और अगर टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा कर लेना है। अब एक्यूरेसी कितना परमिसिबल है, आप मान के चलिए आप नाप लिए हैं, नाप लेने के बाद उसको आप देख सकते हैं कि कितना एरर आया है, तो उसमें हमको आता है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जिसको हम लोग चेनिंग रेशियो से डिफाइन कर सकते हैं। तो चेनिंग रेशियो क्या है? बेसिकली चेनिंग रेशियो है मेरा जो एरर लेंथ है बाय ओरिजिनल लेंथ, एरर लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू चेनिंग रेशियो। चेनिंग रेशियो इक्वल्स टू एरर लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मान के चलिए 500 मीटर का कोई डिस्टेंस है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ है आपका 500 मीटर, और उसमें एरर आया है मान के चलिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर मान के चलिए एरर आया है, फिर 50 सेंटीमीटर मान के चलिए एरर आया है ना, तो 0.5 है ना, 0.5 मीटर आपका एरर आया है 500 मीटर में। तो इसका एरर रेशियो कैसे निकालेंगे? मीटर को सेंटीमीटर कर देंगे उधर, तो 50 सेंटीमीटर बाय 500 इंटू 100, यहां से 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना करना होगा, तो 50 बाय, तो आपको काट देना है 1000, यानी कि 1/1000। तो ये हो गया आपका चेनिंग रेशियो। इसको कहते हैं चेनिंग रेशियो। तो चेनिंग रेशियो उसमें परमिसेबल लिमिट है, चेनिंग रेशियो कितने अलाउ है उसमें परमिसेबल लिमिट है। तो अगर आप स्टील बैंड से अगर आप मेजर कर रहे हैं, क्योंकि स्टील बैंड को बहुत हाई एक्यूरेसी माना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मान के चलिए आप देख लीजिए कि चेन सही है कि नहीं वह हम नाप रहे हैं स्टील बैंड से, बहुत बार स्टील बैंड से हम लोग नापते हैं, क्योंकि गंटस चेन, मैट्रिक चेन, रेवेन्यू चेन उस समय पढ़ाए थे हम लोग स्टील बैंड। तो स्टील बैंड बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी होता है, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टील बैंड से हम लोग अगर नाप रहे हैं तो स्टील बैंड के यहां पे लिख देंगे अलाउएबल लेंथ, रेशियो। अगर स्टील बैंड से नाप रहे हैं तो 1/2000 ये मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है रेशियो, ओरिजिनल लेंथ, एरर लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये रेशियो हो जाएगा आपका 1/2000, ठीक है। अगर आप टेस्टेड चेन से नाप रहे हैं, जो कि मेजरमेंट किया हुआ चेन है, टेस्टेड चेन से नाप रहे हैं तो 1/1000, ठीक है, 1/1000। अगर आप मान के चलिए कर रहे हैं यहां पे, तो स्टील बैंड से 1/2000 टेस्टेड चेन, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी चेन होगा टेस्टेड ही होगा, तो 1/1000 मान के चलिए। कोई नॉर्मल काम आप कर रहे हैं तो नॉर्मल वर्क के लिए, नॉर्मल वर्क के लिए 1/1000
500, ठीक है। और एकदम ही कोई मान लीजिए रफ वर्क कर रहे हैं आप, कोई रफ कोई नॉर्मल लेंथ का गांव का सड़क कोई हो गया, या फिर ऐसे कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी एकदम परमिसेबल थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है जहां पर, वहां पे यानी कि रफ वर्क जो है, या फिर उसके बाद आप फिर कीजिएगा, आप जानते हैं बेसिकली प्राइमरी कर रहे हैं, तो वहां पे 1/250 इतना एरर आपका परमिसेबल है। तो एक बार सम अप कर देते हैं। टेस्ट कैसे कीजिएगा आप? टेस्ट करना है आपको स्टील टेप से। स्टील टेप से पहले अगर हम एक लेंथ हम लोग नाप लेंगे, दोनों तरफ पेक देंगे, पेक के ऊपर एक एक कील ठोकेंगे और एक लेंथ नाप लेंगे 20 मीटर या 30 मीटर जितना का मेरा चेन है। अब 20 मीटर का मैट्रिक चेन है या 30 मीटर का मैट्रिक चेन है, फिर उसमें खपा के देखेंगे कितना बढ़ा है या कितना घटा है। अगर बढ़ा है, अगर लेंथ में बढ़ गया है, तो यानी कि बीच का कोई रिंग हो सकता है चपटा हो गया हो, या फिर लिंक जो है रॉड जैसा वो लिंक हो सकता है, उसका जो ग्रिप है वो ऐसे सीधा हो गया हो, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर छोटा हो गया है, यानी कि बीच का जो रिंग है, रिंग हो सकता है ओवल शेप का हो गया हो, तभी हो सकता है, तब भी रिप्लेस करेंगे। और अगर रिंग जो है, लिंक जो है, वो अगर थोड़ा सा बीच में बेंड हो गया है, तो उसको ठोक ठाक के हम लोग सीधा कर देंगे, चेंज करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आते हैं एरर चेनिंग रेशियो क्या है। चेनिंग रेशियो अगर अब 20 मीटर का अगर चेन है तो 5 मिलीमीटर प्लस माइनस परमिसिबल है, इधर उधर चलता है। 30 मीटर का है तो 8 मिलीमीटर इधर उधर चलता है। अब चेनिंग रेशियो में आते हैं। चेनिंग रेशियो यानी कि एरर लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब एरर लेंथ मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है या फिर 0.5 मीटर है, और 500 मीटर का मेरा ओरिजिनल लेंथ नापना था, तो डिवाइड कर देने से हमको मिल जाएगा चेनिंग रेशियो। अब चेनिंग रेशियो अगर स्टील बैंड से हम लोग नाप रहे हैं तो 1/2000 तक अलाउबल है। अगर टेस्टेड चेन से नाप रहे हैं तो 1/1000 अलाउबल है। अगर नॉर्मल काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/500 अलाउबल है। और अगर कोई रफ काम कर रहे हैं तो 1/250 अलाउबल मेरा चेनिंग रेशियो है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं दिक निर्देशन की, तो यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए हम लोग जो समझते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक्चुअल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि सर्वे में अगर आप बात करें तो अगर ये टोटल अर्थ है हमारा, ये अगर अर्थ का सर्कल है, तो एक्चुअल नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि टोटल एक ग्लोब के संदर्भ में जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ है, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, लेकिन अगर आप एक मैग्नेटिक निडल को फ्रीली लाई करेंगे यानी कि झूलने देंगे, जो कंपास होता है कंपास को झूलने देंगे, तो उसका नॉर्थ इस नॉर्थ से थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हो सकता है यहां पे लाई करें, यहां पे नॉर्थ साउथ डिक्लाइन करें, यानी कि ट्रू नॉर्थ इसको कहेंगे हम लोग, जो एक्चुअल नॉर्थ और साउथ है, यानी कि जो एक्चुअल ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है, जो फिक्स्ड है, ये लाखों करोड़ों साल से या हमेशा से ये फिक्स्ड ही रहेगा, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ ये फिक्स्ड है, और इसके साथ साथ ये जो है ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो है ये चेंजेबल है। ये देखा गया है लगभग 3 से 4 लाख साल के बाद ये एग्जैक्टली फ्लिप हो जाता है, यानी कि जहां आज साउथ है वहां नॉर्थ हो जाएगा, और जहां पे आज नॉर्थ है वहां साउथ हो जाएगा। आने वाले 200 या 300 या 500 या 1000 साल में ये संभावना है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो एंगल है ये ना रहे, यानी कि नॉर्थ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इधर। तो तब आज से 500-1000 साल बाद ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एग्जैक्टली एक ही लाइन के ऊपर लाई करेगा, और धीरे धीरे शिफ्ट होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि कंप्लीटली ट्रू नॉर्थ के जगह ट्रू साउथ हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, और मैग्नेटिक साउथ की जगह आपका नॉर्थ हो जाएगा। तो ऐसे होता क्यों है, ये अब नेक्स्ट सवाल है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए बेसिकली सन से जो एक रेडिएशन पार्टिकल चार्ज किया जाता है हर प्लैनेट्स के ऊपर, तो उस चार्ज पार्टिकल से सुरक्षा देने के लिए अर्थ के पास एक कोर है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो लावा है, जो कोर है, जो प्लेट्स है, ये मूवेबल है, ये एक जगह फिक्स नहीं है, और ये मूवेबल प्लेट्स के कारण, ये कोर के कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण ये चेंज होते रहता है। यानी कि अर्थ के साथ साथ ये प्लेट्स भी मूव हो रहे हैं, ये लावा भी मूव हो रहे हैं, और ये जो अंदर जो मटेरियल है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है,
सारे मटेरियल के कारण ये चार्ज पार्टिकल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस ये मूव होने के कारण ही धीरे धीरे ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, ये तो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ मैग्नेटिक और मैग्नेटिक साउथ आप समझ गए। अब एक आते हैं कि एंगल के ऊपर, क्योंकि सर्वे में हम लोगों का एंगल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक कंपास को फ्रीली मूव कराएं, यानी कि किसी चीज से आप रोक के ना रखें, एक कंपास को आप ऐसे फ्रीली छोड़ दें, एक कंपास को अगर आप फ्रीली छोड़ दें, मेरा फ्री हैंड ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग जानते ही होंगे। एक कंपास को एक ऐसे मान लीजिए कंपास है, एक नीडल से कंपास है फ्री, ये आप छोड़ दिए तो ये नॉर्थ और साउथ डिटेक्ट करेगा, है ना। इस लाइन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। इस लाइन को हम लोग मतलब जिस लाइन के ऊपर नॉर्थ साउथ फ्रीली छोड़ने के बाद जो लाइन शो करेगा, जो डायरेक्शन को शो करेगा, उसका हम लोग बोलेंगे नॉर्थ साउथ शो करेगा। ऑब्वियसली ये जो है नॉर्थ और साउथ कहलाएगा, ऊपर है नॉर्थ नीचे है साउथ, और इसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ साथ मान के चलिए हम इस लाइन के ऊपर कोई एक लाइन हम ड्रॉ किए, है ना, कोई भी एक लाइन हम ड्रॉ किए, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग इस एंगल को, यानी कि ये नॉर्थ साउथ है, ये मान लीजिए हम इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ किए ए बी, तो ये ए बी के मान लीजिए ये है मेरा सपोज मान के चलिए 130 डिग्री है, तो ये जो 130 डिग्री है दैट इज मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैग्नेटिक बियरिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्या क्या, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग, या फिर रिड्यूस बियरिंग भी हम लोग कह सकते हैं। तो थोड़ा सा यहां से हम लोग मिटा देते हैं। तो एंगल जो है नॉर्थ साउथ हो गया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, और मेरिडियन के ऊपर जो एंगल होगा कोई भी एक लाइन से, ये होगा मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैग्नेटिक बियरिंग को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, पहला है होल सर्कल बियरिंग, दूसरा है मेरा क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम लोग रिड्यूस बियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब होल सर्कल बियरिंग को कैसे मेजर करेंगे, रिड्यूस बियरिंग कैसे मेजर करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी, अब नॉर्थ साउथ तो ये हो गया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये है ईस्ट, इधर है वेस्ट। कोई भी एक लाइन आप ड्रॉ किए, मान के चलिए ये लाइन आप ड्रॉ किए, ये है मेरा ओ, ये है मेरा ए। अब अगर कोई भी लाइन, ये टोटल कितना है, टोटल 360 है, टोटल ये एंगल कितना है, ये नॉर्थ से चलना शुरू करेंगे और वापस नॉर्थ में आएंगे तो इसको क्या कहेंगे, 360 हो गया। कोई भी लाइन इसके ऊपर लाई करेगा और आप काउंट कीजिएगा नॉर्थ से, उस एंगल के कहेंगे हम लोग होल सर्कल बियरिंग। यानी कि चाहे ओ ए हो, या फिर मान लीजिए यहां पे ड्रॉ किए ओ बी, या फिर यहां पे ड्रॉ किए ओ सी, आप काउंट कीजिएगा एग्जैक्टली नॉर्थ से ही। ये मान के चलिए है आपका 120 डिग्री, ठीक है, ये मान के चलिए है आपका 230 डिग्री, ये मान के चलिए है आपका 300 डिग्री। यानी कि आप जो भी लाइन का एंगल आप निकाल रहे हो वो एग्जैक्टली नॉर्थ से ही काउंट हो रहा है। whichever line you want to measure, you are counting from towards north, from the north side. So उसको हम लोग कहेंगे होल सर्कल बियरिंग, उस लाइन को। तो ओ बी लाइन का होल सर्कल बियरिंग कितना है, तो 230 डिग्री नॉर्थ, या फिर 300। इस लाइन का ओसी का कितना है, ये तो ओ बी का हो गया, ओसी का कितना है 300 डिग्री नॉर्थ। इसका कितना है ओ ए का, ओ ए का है आपका 120 डिग्री नॉर्थ।
यानी कि आप कोई भी लाइन का एंगल मेजर कर रहे हो तो वो नॉर्थ से ले रहे हो आप, तो दैट इज कॉल्ड होल सर्कल बियरिंग। रिड्यूस बियरिंग में क्या हो जाता है मामला, रिड्यूस बियरिंग में यानी कि ये तो नॉर्थ साउथ हो गया और ये ईस्ट वेस्ट है। मान के चलिए यहां पे एक लाइन लिए आप ओ ए, तो ओ ए आप यहां पे क्या कर सकते हो, आपका एक एंगल रहेगा, यानी कि दो दो क्वाड्रेंट में आपको डिवाइड कर लें, क्वाड्रेंट क्वार्टर भाग हो जा रहा है यहां पर। क्या क्या, साउथ का नजदीकी क्वाड्रेंट कौन कौन सा है, ये आता है ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन साउथ के नजदीक में है, और ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का नजदीक में है, तो नीचे वाला हिस्सा साउथ के कैटेगरी में आएगा, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का कैटेगरी में आएगा। तो यहां पे ये ओ ए लाइन साउथ के कैटेगरी में मतलब लाई कर रहा है, तो हो जाएगा साउथ। अब मान के चलिए साउथ से नजदीक में है ये, मान के चलिए 45 डिग्री, तो साउथ 45 डिग्री। अब इसके नेक्स्ट लाइन कौन सा है, ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, तो साउथ ईस्ट 45 डिग्री, साउथ 45 डिग्री ईस्ट, यानी कि आपको पता चल जाएगा साउथ के नजदीक में है और ईस्ट है। उसके बाद यहां पे अगर एक लाइन हो जाएगा ओ डी, ये मान के चलिए ये एंगल है साउथ से 40 डिग्री, तो क्या लिखिएगा आप, साउथ 40 डिग्री। अब नेक्स्ट लाइन कौन सा है, नेक्स्ट डिनोटेशन कौन सा है, वेस्ट, तो इस कैटेगरी में। अगर मान के चलिए यहां पे एक है ओ सी, तो ये किसका नजदीक में है, नॉर्थ के नजदीक में है, मान के चलिए 30 डिग्री क्या है, तो आप क्या लिखिएगा, नॉर्थ 30 डिग्री। नेक्स्ट लाइन कौन सा है, ईस्ट, यानी कि दो क्वार्टर के बीच में नॉर्थ या फिर नीचे है साउथ, और इधर ईस्ट या फिर उधर है वेस्ट, दोनों के बीच में एंगल जो है उसको क्वार्टर बना के आप लिख रहे हो। यानी कि जहां पे आप एक एक क्वार्टर में डिवाइड कर दे रहे हो, क्वार्टर यानी कि 1/4, टोटल 360 को आप 1/4 कर दे रहे हो, 90 डिग्री में डिवाइड कर दे रहे हो, तो उसके बाद आप लिख रहे हो उस एंगल को, तो इसको आप लोग कहेंगे, इस एंगल को या फिर इस बियरिंग को हम लोग कहेंगे रिड्यूस बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग। और जब भी हम नॉर्थ से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली नॉर्थ से हम लोग लेंगे इस एंगल को, उसको कहेंगे हम लोग होल सर्कल बियरिंग। तो ये बेसिक एक सर्वेइंग कंप्लीट चैप्टर्स को या चेन सर्वे को शुरू करने से पहले एक बेसिक एक धारणा है, एक पहला एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसके बाद हम लोग चेन सर्वे के डिटेल में जाएंगे, प्लेन टेबल सर्वे के डिटेल में जाएंगे, कंपास सर्वे के डिटेल में जाएंगे, और ये इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे डिटेल में जाकर कि स्लोपिंग ग्राउंड का कैसे चेन सर्वे करना है, प्लेन सर्वे का कैसे करना है, चेन सर्वे में क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, प्लेन टेबल में क्या क्या चाहिए होता है। लेकिन उससे पहले कल हम लोग थोड़ा सा इरिगेशन का स्टार्ट भी कर लेंगे। लेकिन हर दिन शाम को 6 बजे हम लोग क्लास जरूर अटेंड करेंगे। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल में जाकर आप क्लिक करें और उसमें ऑल में जाकर टिक कर दीजिए। 3 ऑप्शन रहता है, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो ऑल में जाकर टिक कर लीजिए कि डोजुमी सिविल का कोई भी सिविल इंजीनियरिंग क्लास आपसे मिस ना हो जाए। 7 तारीख को एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फेसबुक पेज का। तो फेसबुक पेज में जाके आप फॉलो कर लें। अपने दोस्तों के साथ सिविल इंजीनियरिंग जो स्टडी कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो ये एक इंट्रोडक्शन रहा। यहाँ से जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको जरूर स्टडी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कल शाम को 6 बजे इरिगेशन का क्लास जरूर अटेंड करें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।